जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स स्टूडियो। आई थिंक आप लोग मेरे लेक्चर्स को अच्छी तरह एंजॉय करते होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ ताकि आपको एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई आपको मसला होता है, कोई इशू होता है, तो आप लोग मुझे मैसेज या व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा या कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं अपनी वीडियोज़ को मज़ीद आप लोगों के अकॉर्डिंग जो है वो बेहतर बना सकूँ। ठीक है। तो आज हमने जो नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स है उसका चैप्टर यूनिट नंबर जो 3 है डायनामिक्स, उसके बारे में पढ़ना है। स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में है, जो कि आपकी नाइन्थ क्लास की जो फ़िज़िक्स है उसमें चैप्टर नंबर 3 में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो उसकी जो मोशन होगी वो सर्कुलर मोशन होगी। फॉर एग्जांपल, हम अपने इर्द गिर्द जो है बहुत सी चीज़ें देखते हैं अपने डेली लाइफ में जो सर्कुलर मोशन में बॉडीज जो है वो मूव कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्मॉल स्टोन है, पत्थर है, उसको हमने एक स्ट्रिंग के एंड से बांधा हुआ है और दूसरे एंड को हमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो हम अपनी उस स्ट्रिंग को अपने हाथ की मदद से घुमाएंगे तो पत्थर जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक सर्कल के अंदर पत्थर जो है मूव कर रहा है, उसकी जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एग्जांपल में दिखा रहे हैं कि ये एक स्टोन है, इसको हमने स्ट्रिंग से बांध के हाथ से घुमा रहे हैं, तो इसकी जो मोशन है वो एक सर्कुलर मोशन है। ठीक है। तो ये इसको सर्कुलर मोशन जो है उसको सर्कल में कोई पार्टिकल है इसको सर्कल में मूव करवाने के लिए एक फोर्स जो है वो लाजमी चाहिए होती है। अगर वो फोर्स उसको नहीं मिलेगी तो वो सर्कुलर मोशन में मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे एग्जांपल है इसकी कि मून है, अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो मून की जो मोशन है अर्थ के गिर्द, सिमिलरली जो डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं उनकी जो मोशन है सन के गिर्द, तो वो भी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होती हैं। पार्टिकल जो है वो सारे सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे होते हैं। तो इसमें इसको मैंने बताया भी आपको कि सर्कुलर मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए ज़रूरी है कि उसको कोई फोर्स प्रोवाइड की जाए। वो फोर्स जो है उसका क्या नाम है? उसका नाम है सेंटीपिटल फोर्स। ठीक है। तो सेंटीपिटल फोर्स के बारे में हमने आज जो है पढ़ना है लाजमी। इसको मैं बताऊंगी, आपको सारा एक्सप्लेन करूंगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब भी कोई सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है तो उसको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रही होती है, जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है। अगर वो सेंटीपिटल फोर्स उसको ना प्रोवाइड हो तो वो सर्कुलर मोशन में मूव नहीं करेगा, बल्कि उसके बजाय वो उस सर्कल के टेंजेंट के अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। टेंजेंट क्या होता है? ये किसी सर्कल के साथ गुजरती हुई एक ऐसी लाइन होती है जो उस सर्कल के एक पॉइंट को टच कर रही होती है। ठीक है। तो वो जो लाइन होती है सर्कल की सरफेस को उसके एक पॉइंट को टच करती हुई लाइन, वो टेंजेंट होती है। तो जब भी है सेंटीमीटर फोर्स जो है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है, जब वो ख़त्म हो जाएगी तो वो जो ऑब्जेक्ट जो सर्कल में मूव कर रहा था अब वो उस सर्कल के टेंजेंट के लॉन्ग उसी पॉइंट पे जो है स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ जो है वो मूव करेगा। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो डायग्राम बनी हुई है उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है सर्कल में मूव कर रहा है, तो उसमें आप देखें कि जो रेड लाइन है वो ये शो कर रही है कि हर पॉइंट पर सेंटीमीटर फोर्स जो है वो टुवर्ड्स सेंटर है, यानी ऑब्जेक्ट की मोशन के परपेंडिकुलर होती है। ऑब्जेक्ट जो है वो आगे जा रहा है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेंटीमीटर फोर्स जो है एफ सी है, जिसको जो है हम इसको एरो से हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि जब भी कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होती है, सेंटर की तरफ डायरेक्शन होती है उसकी हर पॉइंट पर, तो एक्चुअली बॉडी जो है वो हर पॉइंट पर ड्यू टू इनर्शिया वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कोशिश कर रही होती है। ठीक है। ड्यू टू इनर्शिया वो कोशिश करेगी कि उसकी मोशन जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो, लेकिन क्या होता है कि जो सेंटीमीटर फोर्स है वो उसको हर पॉइंट पे बॉडी को जो है टुवर्ड्स सेंटर जो है उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है फोर्स। ठीक है। जो कि उसकी मोशन को बेंड करती है, बॉडी को बेंड करती है इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है। इनके सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से बॉडी की जो मोशन है वो सर्कुलर पाथ में बेंड हो जाती है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड ना हो तो बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में ड्यू टू इनर्शिया जो है वो मूव करेगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको उसको मोड़ के लेके आएगी एक सर्कल बनाने के लिए, टू कम्प्लीट अ सर्कल। ठीक है। उसको पुल करके लेके आएगी। तो ये जो पुलिंग फोर्स है जो कंटिन्यूसली उस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती है, तो कंटिन्यूसली ये बॉडी की स्ट्रेट लाइन वाली डायरेक्शन को चेंज करके एक सर्कल में लेके आ रही होती है और उसको हर पॉइंट पे जो है टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो एक्ट कर रही होती है। इस सेंटर सीकिंग फोर्स को, यानी ऐसी फोर्स जो कि सेंटर को ढूंढ रही हो, सेंटर की तरफ एक्ट कर रही हो, इस फोर्स को हम कहेंगे सेंटर सीकिंग फोर्स। इस सेंटर सीकिंग फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे कि सेंटीपिटल फोर्स जो है इज़ अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। तो सेंटीपिटल फोर्स जो है वो हर पॉइंट पर बॉडी की मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
एक्ट कर रही है। ठीक है, अगर सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड ना हो, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम बी के अंदर नज़र आ रहा है, जो इसका रेड कलर का एरो है वो शो कर रहा है कि अगर सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड ना हो रही हो, यानी कि स्ट्रिंग जिसके साथ हमने स्टोन को बांधा हुआ था, अगर वो स्ट्रिंग टूट जाए तो स्ट्रिंग की टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। स्ट्रिंग की टेंशन एक्चुअली स्टोन को सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही थी। जब टेंशन ख़त्म हो गई, सेंटीपिटल फोर्स ख़त्म हो गई, तो आप देख सकते हैं कि स्टोन जो है उसकी मोशन वो स्ट्रेट लाइन में अलॉन्ग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल है, यानी कि अवे फ्रॉम द सर्कल होगा ये। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हुआ कि स्ट्रिंग की टेंशन ख़त्म हो गई और सेंटीपिटल फोर्स जो है वो भी ख़त्म हो गई। तो अगर ये स्ट्रिंग जो है इसको प्रॉपर जो है सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड ना कर रही हो, तो फिर भी जो है उसकी स्ट्रिंग जो है टूट जाएगी और स्टोन जो है वो अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि सेंटीपिटल फोर्स जो है जो कि सेंटर की तरफ जो है स्ट्रिंग स्टोन के ऊपर एक्ट कर रही है, तो ये स्टोन की तरफ से उस स्ट्रिंग की तरफ से स्टोन के ऊपर एक्शन फोर्स है। ठीक है, तो स्टोन जो है वो स्ट्रिंग के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, जो कि सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होगी। दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंटीफिगल फोर्स। ये आउटवर्ड होगी, यानी कि जो इसमें आपको एरो डाउनवर्ड नजर आ रहा है टुवर्ड सेंटर, वो सेंटीपिटल फोर्स है। डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं 3.28 डायग्राम जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो एरो डाउनवर्ड है टुवर्ड सेंटर है वो एक्चुअली सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है, और जो एरो अपवर्ड है यानी सेंटर से अवे है वो सेंटीफिकल फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है, क्योंकि सेंटीपिटल और सेंटीफिकल फोर्सेस दोनों एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं। सेंटीपिटल फोर्स जो है वो उस बॉडी को टुवर्ड सेंटर लेके आने की कोशिश कर रही है, हर पॉइंट पे उसकी स्ट्रेट लाइन की मोशन को बेंड करके टुवर्ड सेंटर लेके आने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो सेंटीफिकल फोर्स है वो हर पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट को सेंटर से अवे धकेल रही है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेज जो हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होंगी। सेंटीपिटल फोर्स की जो एग्जांपल है, एक तो मैंने आपको बताई है, आपको मून जो है आज के रिवॉल्व कर रहा है, इसके अलावा डिफरेंट सैटेलाइट्स जो हैं जो सन के रिवॉल्व कर रहे हैं, ये भी उनकी एग्जांपल हो सकती है। इसके अलावा जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो उनको भी जो है वो भी उसकी जो मोशन है वो भी सेंटीपिटल फोर्स है। तो मून जो अर्थ के रिवॉल्व कर रहा है, तो मून के और अर्थ के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। सिमिलरली जो डिफरेंट सैटेलाइट्स जो सन के रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उन सन सैटेलाइट्स के और सन के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उनको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं एटम के अंदर, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के और एटम के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उनको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर ये ख़त्म हो जाए तो फिर सेंटीपिटल फोर्स जो है वो नहीं होगी। तो फिर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, चाहे वो मून हो, चाहे वो सैटेलाइट्स हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हों, वो स्ट्रेट लाइन में अलॉन्ग द टेंजेंट टू द सर्कल स्ट्रेट लाइन में बाहर की तरफ जो है मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बॉडी कंसीडर कर रहे हैं जिसकी मास जो है वो m है और उसकी स्पीड जो है वो v है, और जिस सर्कल के अंदर वो मूव कर रही है उस सर्कल का रेडियस जो है वो r है। तो उसके ऊपर सर्कल में मूव करवाने के लिए जो फोर्स एक्ट कर रही है, उस फोर्स के अंडर जो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है उसको हम a c से शो कर रहे हैं। c का मतलब क्या है? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ए सी इसको हम लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू वी स्क्र ओवर आर, ये इसका एक्सप्रेशन है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ सी यानी सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम ए सी। तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे एम ए सी की, तो ये आएगा एम वी स्क्र ओवर आर। तो ये जो इक्वेशन है ये शो कर रही है सेंटीपिटल फोर्स के एक्सप्रेशन को। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो सेंटीपिटल फोर्स है वो इन तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है कि बॉडी का मास कितना है, जितना मास होगा उतनी ज़्यादा सेंटीपिटल फोर्स एक्ट करेगी। बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, उतनी ज़्यादा सेंटीपिटल फोर्स एक्ट करेगी। और सर्कल का रेडियस कितना है, अगर ज़्यादा रेडियस होगा तो सेंटीपिटल फोर्स कम होगी, अगर कम रेडियस है तो वो ज़्यादा फोर्स होगी। यानी सेंटीपिटल फोर्स एफ सी और आर जो है वो आपस में एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी मैं बता चुकी हूँ आपको कि जो कि एक्शन का फोर्स का रिएक्शन फोर्स होती है, यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एक्शन फोर्स है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये उसके इक्वल एंड अपोजिट होगी और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो ये जो कि इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है पुल कर रही होती है, तो ये उसको ऑब्जेक्ट को पुश करेगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। उसकी एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने दी हुई है कि एक हमारे पास कोस्टर कार है जो कि सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। तो इसको वो इसकी स्पीड की वजह से इसको जो है सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रही है टुवर्ड सेंटर जो है ये एक्ट कर रही है। लेकिन जो और इसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं कार के अंदर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं गिरते, क्योंकि वो सेंटीफिकल फोर्स की वजह से आउटवर्ड जो इसका किनारा है जो इसका कार का फर्श होगा उसके साथ ड्यू टू सेंटीफिकल फोर्स वो प्रेस हो जाएंगे और उनके नीचे गिरने पे का चांस जो है बहुत कम होगा।
ठीक है। तो ये इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एग्जांपल हो गई। इसके बाद आपकी एक प्रॉब्लम एग्जांपल जो है वो 3.8, वो उस पर हम आते हैं। उसमें ये है कि एक स्टोन है, उसका मास 100 ग्राम है। आपने जब डाटा लिखना है तो 100 ग्राम मास को अपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है 1000 से डिवाइड करके, तो ये 0.1 किलोग्राम आएगा। और उन्होंने कहा कि मास इज़ अटैच टू अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग, यानी जो इसका स्ट्रिंग की जो है लेंथ जो है इसकी वो 1 मीटर हो गई। ठीक है, इसको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं इसका रेडियस आर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, उसके अलावा उसके उन्होंने नेक्स्ट जो बात कही है कि इसकी जो मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड, तो इसकी वी की वैल्यू जो है 5 मीटर्स पर सेकेंड हो गई। हमने टेंशन फाइंड करनी है। तो मैं बता चुकी हूँ आपको कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव सर्कल में मूव कर रहा हो और उस ऑब्जेक्ट को हमने टेंशन से उसको स्ट्रिंग के साथ हमने अटैच किया हुआ हो, तो टेंशन जो फोर्स है वो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में उन्होंने जब टेंशन का क्वेश्चन किया है, टेंशन के बारे में पूछा है, तो एक्चुअली हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करनी है। तो वही फोर्स जो है वो टेंशन टी के इक्वल होगी। तो टेंशन जो है टी विल बी इक्वल टू एफ सी फोर्स। ठीक है, तो एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्र ओवर आर, सो टेंशन इज ऑल्सो इक्वल टू एम वी स्क्र ओवर आर। यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे और हम इसका टेंशन का आंसर निकालते हैं। 2.5 न्यूटन जो है वो आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये टेंशन जो है 2.5 न्यूटन, ये फोर्स जो है इसको सेंटीमीटर फोर्स के तौर पे काम कर रही है। ठीक है, तो ये उसके बाद इससे मिलता जुलता एक और टॉपिक है इसमें, बैंकिंग ऑफ रोड्स। इसमें यह है कि जब भी गाड़ियाँ व्हीकल्स या कारें वगैरह जा रही होती हैं तो उनको अक्सर पॉइंट्स पे मुड़ना पड़ता है, टर्न लेना पड़ता है। ठीक है, तो ज़ाहिर है मुड़ने के लिए या टर्न करने के लिए या सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए गाड़ियों को सेंटीमीटर फोर्स की ज़रूरत होती है, ताकि वो उसको जो है उनकी स्ट्रेट पाथ की मोशन को बेंड कर सकें। ठीक है, जब भी कोई ट्रैक कर्व्ड होगा, मतलब सर्कुलर फॉर्म में होगा, तो उसको सेंटीमीटर फोर्स चाहिए होगी। और वो सड़क सड़क के और जो गाड़ियों के व्हीकल के व्हील्स हैं उनके दरमियान में जो फ्रिक्शन फोर्स होती है, वो फ्रिक्शन फोर्स जो है उनको नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ जो है वो इजीली मुड़ जाती हैं। तो अगर ये टायर के और रोड के दरमियान में फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो उन गाड़ियों को मुड़ने के लिए नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स जो है वो नहीं अवेलेबल होगी, जिसकी वजह से वो जो गाड़ियाँ स्किड होंगी। स्किडिंग का मैं पहले आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब फ्रिक्शन फोर्स ख़त्म हो जाती है तो गाड़ियाँ या व्हीकल्स जो भी हैं स्लिप हो जाती हैं, और स्लिप होकर उनके उलटने का डर होता है। तो वो जो है उसे कहते हैं स्किडिंग। जब ये फोर्स फ्रिक्शन नहीं होगी तो गाड़ियाँ स्किडिंग करेंगी, स्किड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है उस वजह से ये कब होता है, जब गाड़ियाँ जब ऐसी सड़क पर मूव कर रही हों जो कि वेट हो या स्लिपरी हो या उस पर कोई ऑयल वगैरह गिरा हुआ हो। तो उस केस में क्या होता है कि चूँकि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो गीला होने की वजह से या ऑयल की वजह से फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है, तो उनको जो है गाड़ियों को जैसे सेंटीमीटर फोर्स नहीं मिल रही होती, तो वो जो है उनके स्लिप होने का या स्किडिंग का डर होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ों पे अगर आप स्टूडेंट्स कभी जाने का इत्तेफाक हुआ हो, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे पहाड़ों पे जब गाड़ियाँ सड़क जा रही होती है बल खाती हुई, तो हर पॉइंट पे जो है सड़क जो है वो राइट या लेफ़्ट जो है मुड़ रही होती है, टर्न कर रही होती है। तो वहाँ पे अक्सर बारिशें वगैरह भी होती हैं, स्लिपरी रोड्स होती हैं। तो वहाँ पे अगर इस टाइप का मसला हो कि उन गाड़ियों को प्रॉपर जो है फ्रिक्शन की फ़ोर्स की वजह से सेंटीमीटर फोर्स ना मिल रही हो, तो नीचे काफ़ी बड़ी बड़ी गहरी खाइयाँ होती हैं। तो क्या होता है कि गाड़ी के स्लिप होने का और जो खाइयों के अंदर गिरने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस मसले को हल करने के लिए क्या करते हैं कि जो उस सड़क का जहाँ पे टर्न हो रहा है उसको जो बाहर वाला किनारा है जो खाई की तरफ है उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जाता है। ये जो सड़क के किनारों को हम थोड़ा सा रेस कर देते हैं, ऊंचा कर देते हैं, इससे हम कहते हैं कि ये हमने उन रोड्स की बैंकिंग कर दी है। बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड्स, जो भी रोड्स कर्व हैं जहाँ पे मोड़ मोड़ आया है, तो उनके किनारों को हम ऊंचा कर देंगे, तो वो हम कहेंगे हम इसकी बैंकिंग कर दी है। जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है कि जो ये रोड है इसको गाड़ी मुड़ रही है, तो इसका सड़क का जो बाहर वाला किनारा है वो ऊंचा है, तो ये बैंक्ड रोड है। ठीक है, अंदर साइड जो है वो थोड़ी सी नीचे है, क्योंकि इसकी वजह से ये होगा कि जब गाड़ी का एक साइड जो है ऊंची हो गई तो उसको फिसल के बाहर जाके गिरने का जो है चांस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो रिएक्शन फोर्स है रोड की, जो गाड़ी के ऊपर एक्ट कर रही है, तो वो तो गाड़ी की सरफेस के परपेंडिकुलर है, लेकिन जो वेट फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो वेट फोर्स के अगर हम कंपोनेंट्स रिजॉल्व करते हैं तो इसका एक कंपोनेंट जो है जो कि साइन थीटा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो इसको जो सेंटीमीटर फोर्स की के तौर पे एक्ट करेगा। यानी कि गाड़ी को मोड़ने के लिए जो नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स चाहिए होती है वो वेट का कंपोनेंट होगा, जो कि उसको हम वेट का कंपोनेंट भी कह सकते हैं, या जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका वो कंपोनेंट
जो कि रोड के और टायर के दरमियान में है, जो कि इसको नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो वो जो उसका कंपोनेंट है वो वेट का या जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका कंपोनेंट होगा, जो कि इसको नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से गाड़ियाँ जो है वो ईजिली मुड़ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि आउटर एज ऑफ द कर्व्ड रोड इज़ एलिवेटेड टू प्रिवेंट स्किडिंग। उसको ऊंचा कर दिया गया है, एलिवेट कर दिया गया है ताकि स्किडिंग से बचा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बैंकिंग की डेफिनेशन जो है बताई हुई है कि बैंकिंग ऑफ रोड मीन्स इसमें द आउटर एज ऑफ द रोड इज़ रेज्ड, उसको ऊंचा कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उसका स्लिप होने का चांस जो है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो बैंकिंग की वजह से एक व्हीकल के वेट का कंपोनेंट होता है जो कि नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करता है जब वो गाड़ी टर्न कर रही होती है। ये मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। इसकी उन्होंने कुछ डेली लाइफ की एग्जांपल जो है वो आपकी बुक में उन्होंने दी हुई हैं। एक तो वॉशिंग मशीन, ड्रायर है। तो ड्रायर जो है एक्चुअली क्या होता है, ये एक बास्केट होती है जो स्पिनर की फॉर्म में होती है, स्पिन करती है। स्पिनिंग की मोशन का आप पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई बॉडी जो है अपने ही एक्सिस के गिर्द जो है वो स्पिन कर रही हो या घूम रही हो, उसकी मोशन को हम कहते हैं कि वो स्पिन मोशन है उसकी। तो यहाँ पे देखें आपके जो मशीन के अंदर जो अंदर वाला ड्रायर है जो कि बास्केट है, इसमें सुराख हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये है बास्केट, इसमें ढेर सारे सुराख हैं। ठीक है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ फाइन होल्स हैं इसके अंदर, सिलेंड्रिकल रोटर के अंदर। जो ये रोटर है जिसको जो हम सिलेंडर कह रहे हैं, जिसको एक्चुअली क्या है, रोटर है, क्योंकि इसने रोटेट करना है। ठीक है, तो जब ये घूमेगा बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ, हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर जब कपड़े रखेंगे और ढक्कन ऊपर से बंद कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ ये स्पिन करेगा। तो स्पिन करने की वजह से जो इनको सेंटीमीटर फोर्स जो कि इनको टुवर्ड सेंटर एक्ट करनी थी, लेकिन ये सुराख हैं, सुराखों की वजह से प्रॉपर सेंटीमीटर फोर्स जो है वो जो कपड़ों से पानी निकलता है उस पानी के ऊपर प्रॉपर सेंटीमीटर फोर्स जो है एक्ट नहीं कर सकेगी। तो सेंटीमीटर फोर्स की कमी हो जाएगी और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी वो उस पानी को बाहर फोर्स करेगी निकलने के लिए। तो पानी जो है उन सुराखों से बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से कपड़े जो हैं वो ड्राई आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर फोर्स का कमी होगी, उसका लैक होगा। ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि वैन इट स्पिन्स एट हाई स्पीड द वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ इज़ फोर्स्ड आउट, कि जो वेट क्लॉथ है उनके अंदर जो पानी है उसको फोर्स आउट किया जाता है बाहर निकलने के लिए थ्रू दीज होल्स ड्यू टू लैक ऑफ सेंटीमीटर फोर्स। मतलब सेंटीमीटर फोर्स जो है वो नहीं होगी, कम होगी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से पानी जो है बाहर निकल जाएगा। और क्रीम सेपरेटर जो है, जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल डायग्राम भी बनाई हुई है, आपको आप देख सकते हैं इसमें। ये इसका क्रीम सेपरेटर है। इसमें एक बाउल है, इसके अंदर हमने कोई क्रीम वाला दूध जो है इसके अंदर डालते हैं और उसको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ स्पिन करते हैं। तो चूँकि इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो हैवी पार्टिकल्स होंगे जिनका मास ज़्यादा होगा वो इसके बाहर वाली साइड पे, बाहर वाले जो किनारे हैं उनकी साइड पे फोर्स आउट हो जाएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे जिनका मास कम होगा तो वो सेंटर की तरफ जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो फिर इस तरीके से हम जैसे अब ये दूध है तो उसमें से जो हैवी पार्टिकल्स हैं, जो फैट्स वाले पार्टिकल्स हैं, वो जो हैवी दूध है वो जो है सारा उसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है दूध की। तो वो मक्खन जो है उसकी डेंसिटी कम होती है, फैट पार्टिकल जो हैं। तो जो फैट पार्टिकल्स हैं, मक्खन है, वो सेंटर में इकट्ठा हो जाएगा, और जो दूध है, जो स्किम्ड मिल्क है, उसके चूँकि पार्टिकल जो हैं वो हैवी होते हैं तो वो आउटर एज की तरफ जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। इस तरीके से दरमियान से हम मक्खन को अलग कर लेंगे इसमें से। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपकी बुक में वही ये चीज़ बताई हुई है इसके अंदर कि बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हम यूज़ करते हैं इन फैट्स के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर फैट्स के कंटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए हम डिफरेंट बड़े बड़े प्लांट्स जो हैं, मॉडर्न प्लांट्स, वो यूज़ करते हैं। तो एक सेपरेटर जो होता है एक्चुअली वो क्या होता है, हाई स्पीड स्पिनर होता है, स्पिन करता है वो। तो ये भी सेम प्रिंसिपल पे एक्ट करता है जिस प्रिंसिपल पे सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है एक्ट कर रही होती हैं। इसमें एक बाउल है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया है कि वो स्पिन करता है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ। तो इसमें क्या होता है कि हैवियर कंटेंट जो है वो आउटवर्ड धकेल दिए जाते हैं। ठीक है, हैवियर कंटेंट्स ऑफ मिल्क जो है मूव आउटवर्ड इन द बाउल, पुशिंग द लाइटर कंटेंट्स इनवर्ड। जो लाइटर कंटेंट्स हैं, हल्के हैं, वो इनवर्ड फोर्स आउट होंगे, और जो हैवियर कंटेंट्स हैं वो बाहर वाली साइड पे फोर्स आउट होंगे। ठीक है, तो इसलिए क्रीम या बटर जो होती है, बटर फैट, वो लाइटर होती है मिल्क के मुकाबले में, तो वो सेंटर में कलेक्ट हो जाएगी। और जो स्किम्ड मिल्क है जो डेंसर होता है क्रीम के मुकाबले में, कलेक्टेड आउट एट द आउटर वॉल ऑफ द बाउल। ठीक है, तो लाइटर पार्ट जो है क्रीम वो सेंटर में इकट्ठी हो जाती है, तो हम वहाँ से इसको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। तो इसको आप अच्छी तरह दोबारा सुने, गौर से इसको पढ़ें, गौर से देखें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस करें, कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन जो है हमारा इस एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन रह गया था। बाकी क्वेश्चन तो हमने लास्ट वीडियोस में इनको पढ़ लिया था, अच्छी तरह कर लिया था हमने। तो इसमें ये 3.20 जो है 3.20
ये क्वेश्चन है कि वाई द स्पिनर ऑफ द वॉशिंग मशीन इज़ मेड टू स्पिन एट वेरी हाई स्पीड। तो इसको हम बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से स्पिन क्यों करवाते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स जो होती है ना, एक्चुअली मैंने बताया आपको, और वो डिपेंड करती है इसकी स्पीड पे, यानी कि एफ सी इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। इसमें स्पीड का बड़ा रोल है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, उतनी ज़्यादा सेंटीमीटर फोर्स होगी, और उतनी ज़्यादा जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, क्योंकि ये दोनों फोर्सेज जो हैं वो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी तो पानी जो है इसमें से ड्राई आउट होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगी तो पानी उसके कपड़ों के अंदर रह जाएगा। इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से स्पिन करवाते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो है तकरीबन हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। इसमें मज़ीद आप कोई और क्वेश्चन देखें। और इसमें ये आपका एक एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है 3.10। इसमें ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज़ नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसमें आपको उन्होंने क्वेश्चन के अंदर बॉडी की मास दी हुई है 0.5 किलोग्राम, और सर्कल का जो रेडियस है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे, 50/100। तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, 0.2। ठीक है, तो उसके बाद आपने इसकी स्पीड जो है वो देखनी है 3 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसको आपने जो फार्मूला है हमारे पास एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर, उसमें आपने पुट करके इसका आंसर जो है वो निकालना है। ठीक है, तो ये आपने तमाम वैल्यू जो है इस फार्मूले के अंदर पुट करनी है, तो 9 न्यूटन जो है उसका आंसर निकल रहा है। आई थिंक आप ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लेंगे, जिस तरह मैंने आपको हिंट्स दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका ये टॉपिक और इससे मुतालिक तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इसकी आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई हैं, जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो रही हैं, या बुक में जो सॉल्व एग्जांपल है वो दी हुई है, या इससे मुतालिक जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम्स है, ये हमने सारा अच्छी तरह देखा। आज हमने इसका जायज़ा लिया कि कौन सा क्वेश्चन जो है किस तरीके से है। तो इसको आप अच्छी तरह स्टूडेंट्स बार बार इसको पढ़ें, बार बार इस वीडियो को भी आप सुने गौर से, ताकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो, तो आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह ये क्वेश्चन जो है वो तैयार होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक यू विल डन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।